Welcome to my YouTube channel Retail Management Skills Classes by AKM। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम एक अनदर बहुत महत्वपूर्ण नॉस के बारे में स्टडी करेंगे जो कि क्वालिफ़िकेशन पैक रिटेल सेल्स एसोसिएट के अंदर ही है। इसका नंबर है RAS नंबर 133 और नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड का नाम है टू ऑर्गेनाइज द डिलीवरी ऑफ रिलायबल सर्विसेज, कि हम किसी कस्टमर को एक अच्छी सर्विसेज कैसे दे सकें, उसके लिए हम उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके हम वो सर्विस देंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम स्टार्ट करते हैं इस नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड से टू ऑर्गेनाइज द डिलीवरी ऑफ रिलायबल सर्विसेज। पूरा जो नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड है ये 3 एलिमेंट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो है प्लान एंड ऑर्गेनाइज द डिलीवरी ऑफ रिलायबल कस्टमर सर्विसेज, जिसमें परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं। टोटल 3 परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है प्लान, प्रिपेयर एंड ऑर्गेनाइज एवरीथिंग दैट इज़ नीडेड टू डिलीवर ए वैरायटी ऑफ सर्विस और प्रोडक्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर। PC2 है ऑर्गेनाइज व्हाट ही और शी डज टू ensure consistency in giving prompt attention to customer। PC3 है reorganize his her work to respond to unexpected additional workload। इस तरह से टोटल 3 हैं। तो स्टडी करते हैं एलिमेंट 1 को, प्लान एंड ऑर्गेनाइज द डिलीवरी ऑफ रिलायबल कस्टमर सर्विस, कि हम जो अच्छी कस्टमर सर्विस है, रिलायबल से विश्वसनीय कस्टमर सर्विस जो है किस तरह से प्लान और ऑर्गेनाइज़ करते हैं। इसमें परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 1 है प्लान, प्रिपेयर एंड ऑर्गेनाइज एवरीथिंग दैट इज़ नीडेड टू डिलीवर ए वैरायटी ऑफ सर्विस और प्रोडक्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर। हमें जैसे पता है कि मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन क्या है, प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्क ऑफ एक्शन, जो भी काम किया जाता है वो किसी प्लानिंग के अंडर ही किया जाता है। अगर आपकी प्लानिंग सही नहीं होगी तो कहीं ना कहीं जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी सर्विसेज है या कोई भी काम करने का तरीका है वो फेल हो जाएगा। तो इट इज़ राइटली सेड दैट कि प्लान टू फेल और फेल टू प्लान। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो फेलियर है, अगर वो प्रॉपर वे से प्लानिंग नहीं करता है तो वो फेल हो जाती है। इसके लिए क्या है, एन एक्शन प्लान शोज मेंबर ऑफ कम्युनिटी दैट यू ऑर्गेनाइजिंग इज़ वेल ऑर्डर एंड डेडिकेटेड टू गेटिंग थिंग्स डन। एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम किसी भी कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में काम करते हैं और डेडिकेट होते हैं, और कहीं ना कहीं उनको ये होता है कि किस तरह से काम को कंप्लीट करना है। ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, टू बी श्योर यू डोंट ओवरलुक एनी ऑफ द डिटेल। इसके लिए इंश्योर करना है कि आप किसी भी डिटेल जो दी गई है एक्शन प्लान में उसको ज़्यादा ओवरलुक नहीं करना है। दूसरा है कि टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चीज़ पॉसिबल है और क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है जब भी आपने प्लानिंग करनी है। और फॉर एफिशिएंसी, फॉर टाइम सेविंग, फॉर एनर्जी और रिसोर्सेज की लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि प्लान करके काम किया जाए। फॉर अकाउंटेबिलिटी, इसके लिए क्या है, किसी एक पर्सन की, पर्टिकुलर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ओवरऑल कि वो जो प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड किया गया है किसी ऑर्गेनाइजेशंस को ध्यान में रखते हुए वो कंप्लीट हो। इन बातों का ध्यान रखा जाता है प्लानिंग के टाइम पे। प्लान करना, किसी भी सर्विसेज को प्लान करने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और रही बात अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर की, तो हमने एक नॉस में किया था कि किस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर बिहेवियर्स जो हैं हमें डील करना पड़ता है एज ए CSA। हर कस्टमर को डील करने के लिए अलग तरह का प्लान जो है हमारे पास कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है, और उसके लिए प्लान होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हमको उनको डील कर सकें, उनको एक अच्छी रिलायबल सर्विस डिलीवर कर सकें।
Now PC2 organize what he or she does to ensure consistency in giving prompt attention to the customer. So organizing is the another second important function of management. ये भी बहुत ज़रूरी है. अगर एक effective organizer बनना है तो उसके लिए क्या है, कभी भी हमें जो भी हम काम कर रहे हैं उनको लास्ट मिनट तक उनके साथ जुड़े रहना है, ताकि कहीं भी कोई गलती ना रह जाए, और जो टाइम दिया हुआ, टाइम स्पैन बनाया हुआ, प्लान किया हुआ, उसमें उसको कंप्लीट करना है. हमें क्या है, क्या आउटकम आएंगी हमारी प्लान ऑफ एक्शन में, क्या आउटकम आएंगी, इसके ऊपर फोकस करना है. कहीं दूसरी चीज़ों के कारण अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करने की कोशिश करनी है. कई बार क्या होता है कि कोई और पर्सन आके कुछ और बता जाता है और कोई और, तो हमने जो प्लान ऑफ एक्शन है उसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है. कभी भी एक्सेस में ओवरलोडेड वर्क लेकर काम नहीं करना है, उसको हमें प्रायोरिटाइज़ करना है. प्रायोरिटाइज़ करना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है हमारा वो पहले, उसके बाद जो उससे कम इम्पॉर्टेंस का काम है वो उसके बाद. तो हमने ABCD XYZ तक प्लान करना है कि कौन जो या रैंकिंग करनी है, एक तरह से हम कह सकते हैं अपने वर्क की, कि जैसे जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है उसको नंबर 1 पे रख दिया. सो हमें डेली रूटीन में भी ऐसे ही प्लान करना चाहिए. तो ऑर्गेनाइज भी इसी तरह से किसी काम को किया जाता है. डोंट वॉक अवे विद लूज एंड इंस्टेंट कंट्रोल एंड कंप्लीट योर वर्क. तो कहीं आपको मुँह की खाने पड़ती है, मतलब लूज़ होते हो, लूज़ हार्टेड नहीं होना है ना, ट्राई करते रहना है. ट्राई अगेन, आपने सुना होगा कि ट्राई करते रहना है. फेलियर कभी नहीं होती, अगर फेलियर्स होती भी है तो वो अच्छे के लिए होती हैं. सो ये हमने इंश्योर करना है. तो ऑर्गेनाइज़ किस तरह से की जाती है कि एक कंसिस्टेंसी में, कि किस तरह से कस्टमर को अटेंड किया जाएगा और किस तरह से उसका रिजल्ट्स निकलेंगे, उसके बारे में सोचना है. तो ऑर्गेनाइज़ करना. नाउ PC3 है रीऑर्गेनाइज हिज और वर्क टू रिस्पॉन्ड टू अनएक्सपेक्टेड एडिशनल वर्कलोड. सो अगर आपके पास एडिशनल वर्कलोड आ जाता है तो आप किस तरह से रीऑर्गेनाइज करोगे. तो जो ये बेस्ट वे है इस तरह की कंडीशंस को हैंडल करने के लिए, वो है प्लान अहेड. जब भी हम कभी किसी चीज़ की प्लानिंग, किसी भी एक्टिविटीज़ की प्लानिंग करते हैं तो हमें उसके हर एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के प्लान करना चाहिए. सेकंड, हमें अपने वर्क्स को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है, उसके बाद उससे कम इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है. इस तरह से प्रायोरिटाइज़ किया होगा तो इससे क्या होगा कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड वर्क आ जाता है या अनएक्सपेक्टेड वर्कलोड आ जाता है तो हमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा वर्क है वो ऑलरेडी हो सकता है कि फिनिश हो चुका हो, ख़त्म हो चुका हो. हमारे पास लीस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क की लिस्ट जो हैं वो रह गई हूँ. तो इस तरह से भी हो सकता है. तो अनएक्सपेक्टेड अगर कोई वर्कलोड या इंपॉर्टेंट टास्क आ जाता है तो हम इजीली उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अगर आपने प्लानिंग जो है वो प्रॉपर वे में किया है, प्रायोरिटाइज़ किया है अपनी टास्क को प्लानिंग में भी. देन हमारे पास एलिमेंट 2 स्टार्ट हो रहा है. एलिमेंट 2 इज़ रिव्यू एंड मेंटेन कस्टमर सर्विस डिलीवरी. सो हम कैसे रिव्यू कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं से सर्विस जो डिलीवरी हम दे रहे हैं कस्टमर को, उसको किस तरह से हम उसके बारे में जान सकते हैं कि हमने सर्विस अच्छी दी है या नहीं दी है. तो उसके लिए क्या मेंटेनेंस करनी पड़ती है एज ए ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बारे में है ये एलिमेंट 2. सो इसमें हमारे पास टोटल जो नॉसिस हैं वो टोटल 7 नॉसिस हैं. सो 7 नॉसिस में हम फर्स्ट PC4 है मेंटेन सर्विस डिलीवरी ड्यूरिंग वेरी बिजी पीरियड एंड अनयूजुअली क्वाइट पीरियड व्हेन सिस्टम पीपल और रिसोर्स हैव लेट यू डाउन. PC5 है कंसिस्टेंटली मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन. PC6 है बैलेंस द टाइम ही और शी टेक विद द कस्टमर बी with the demand of other customer seeking attention. PC7 है respond appropriately to the customer when they make a comment about the product or service being offered. PC8 है alert other to repeat comments made by the customer. PC9 है take action to improve the reliability of his her service based on customer comment. PC10 है monitor whether the action taken has improved the service given to the customer. So इस तरह से टोटल 7 पीसीस में ये सारा डिवाइडेड है.
एलिमेंट टू कि किस तरह से हम मेंटेन और रिव्यू कर सकते हैं कस्टमर सर्विस की रिलायबिलिटी को। सो PC4 हम स्टार्ट कर रहे हैं डिटेल में। मेंटेन सर्विस डिलीवरी ड्यूरिंग वेरी बिजी पीरियड एंड यू अनयूजली क्वाइट पीरियड व्हेन सिस्टम पीपल और रिसोर्स हैव लेट यू डाउन। सो ये कह रहा है कि अगर हम कस्टमर की नीड्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, सो हमारा बिजनेस या कस्टमर सर्विस कुछ भी बिजनेस से जुड़ी हुई बातें हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सो अगर किसी भी बिजनेस का हमें पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं, तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमारी सर्विसेज की क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, और जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके लिए हमें जो हमारे अगर हमारा बहुत ही ज़्यादा बिजी पीरियड चल रहा है, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, तो हमें ये देखना है कि क्या हम रिलायबल और अच्छी सर्विसेज दे पा रहे हैं बिजी पीरियड में या नहीं दे पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फेस्टिवल सीज़न चला हुआ तो बहुत बिजी पीरियड चला होता है, तो बिजी पीरियड में हमें क्या है कहीं ना कहीं ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई कस्टमर आ रहा है ना, उसको क्या हम प्रॉपरली अटेंड कर रहे हैं, क्या जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो अप टू द मार्क हैं, यानी कस्टमर रिलायबल है। कस्टमर आज एक प्रोडक्ट लेकर जा रहा है और कल को जो है उसकी कंप्लेंट लेकर आ रहा है, या हम जो है उसकी जो भी क्वेरीज हैं उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू हैवी क्राउड, या ड्यूरिंग उस पीरियड में जब हमारी सेल्स जो है बिल्कुल लो चली गई है, कम हो गई है, तो उस पीरियड में ना हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो ऑलरेडी हमारे कस्टमर हैं, लॉयल कस्टमर हैं, उनको लॉयल बनाने के लिए कुछ इंसेंटिव्स की तरह कोई स्कीम फ्लोट कर दो या मैसेजेस फ्लोट कर दो जिसमें उनको स्पेशल ऑफर्स और डिस्काउंट्स प्रोवाइड करो। या फिर सम टाइम क्या होता है आपके रिसोर्सेज लेट यू डाउन, बहुत आपकी मंदी चली हुई है ना, तो उस केस में हमें सर्वे करना है मार्केट का, कस्टमर से फीडबैक लेना है कि क्या रीज़न है कि आपके पास आपके स्टोर में कस्टमर कम आ रहे हैं, आपके प्रोडक्ट में क्या कमी आ रही है, तो उसके लिए मार्केट सर्वे करो, कस्टमर का सर्वे करो। तो इस तरह से हम अपनी सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव कर सकते हैं ड्यूरिंग दीज पीरियड्स। नाउ PC5 कंसिस्टेंटली मेट कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस। सो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को हमें कंसिस्टेंटली किस तरह से मेट किया जा सकता है, उसके लिए हमें कस्टमर को ध्यान से सुनना है, अटेंटिवली पोलाइट होकर बात करें, एम्पैथाइज द कस्टमर, क्या कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे, है ना। पुट योर सेल्फ इन द शूज़ ऑफ कस्टमर, है ना, जैसे हमने पहले भी किया है। तो हमें एम्पैथाइज करना है, कस्टमर की फीलिंग को समझना है ना। फ्री प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन उनको ऑफर्स करनी है सो दैट कि कस्टमर उसको ध्यान से सुने, फ्री ऑफ कॉस्ट होने की वजह से वो सुनता है। लर्न अबाउट योर कॉम्पिटिटर, अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में ध्यान रखना है कि वो अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी उनका प्रोडक्ट अगर ज़्यादा बिक रहा है, कम बिक रहा है, तो क्यों बिक रहा है, उसका रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करना है सो दैट कि हम भी अपनी कस्टमर सर्विसेज में कुछ इंप्रूवमेंट कर सके। सर ऑलवेज़ गिव कस्टमर्स ऑप्शन। जब अगर आपके पास कस्टमर आता है, कोई क्वेरी है या किसी प्रोडक्ट को लेकर आता है, तो ऑलवेज़ गिव कस्टमर ऑप्शन का मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर जो है टॉयलेट के लिए हार्पिक के बारे में मांगता है, मगर हमारे पास हार्पिक ना होकर सैनी फ्रेश अवेलेबल है। सो ऑलवेज़ गिव कस्टमर ऑप्शन कि हमारे पास सैनी फ्रेश भी अवेलेबल है अगर आप ये यूज़ करके देखना चाहते हैं। या कस्टमर जो है कोई वॉशिंग मशीन मान लो वर्लपूल की वॉशिंग मशीन चाह रहा है बट हमारे पास गोदरेज की है या LG की है, तो हम उसको वो भी ट्राई करवा के वो ऑप्शंस भी दे सकते हैं। और हमेशा कस्टमर को एश्योर करना है कि जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो आपकी एक्सपेक्टेशंस या नीड्स के अकॉर्डिंग होंगी और वो आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करेंगी। सो इस तरह से हम कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को कंसिस्टेंटली मेट कर सकते हैं। Now PC6 balance the time he or she take with the customer with the demand of other customers seeking attention. So हमें पता है आज की डेट में कंपनीज क्या हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस की नीड है रिलेटेड टू सर्विसिंग, है ना, और जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं उसको मीट
करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है अगर हम कस्टमर्स का फीडबैक लेते हैं, कस्टमर सर्विस करते हैं। बिकॉज़ हो सकता है कि किसी कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस ऐसी हो किसी ऑर्गेनाइजेशन या स्टोर से जो कि वो ऑर्गेनाइजेशन पूरा नहीं कर सकता हो, तो उसके लिए क्या है, कहीं ना कहीं कस्टमर्स को अप टू डेट रहना है प्रोडक्ट्स को लेकर ना, कस्टमर की इंक्रीजिंग नीड, इंक्रीजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर को ध्यान में रखना है ना। तभी हम क्या है एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द जो वो कस्टमर जो कि स्पेशल अटेंशन चाहते हैं ना अपनी नई डिमांड्स और नई नीड्स को लेके। सो हम एक बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं विद टाइम। PC7 respond appropriately to the customer when they make comment about product or servicing being offered। सो जब भी कस्टमर कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज लेता है तो ऑब्वियस सी बात है वो कमेंट भी करेगा, उसके ऊपर क्वेरीज भी होंगी, उसकी कोई कन्फ्यूज़न होगा उसको भी दूर करने की बात करेगा। सो जब भी इस तरह का कभी केस होता है कि कस्टमर जो है कमेंट करता है आपकी सर्विसेज को लेकर जो आप ऑफ़र कर रहे हैं, तो हमेशा रिमेन पोलाइट, अवॉइड रिस्पॉन्डिंग टू ऑल। सम टाइम क्या है हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाए ये ज़रूरी नहीं है, इससे क्या कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं। कई बार जो है कस्टमर रूड बिहेवियर शो करना शुरू कर देता है, तो उसके लिए क्या है कभी आप नॉड कर सकते हैं, हाँ हाँ करने के लिए अपने हेड को नोट कर दिया, नॉडिंग ऑफ हेड कर सकते हैं, अपनी गेस्चर से उसको रिप्लाई कर सकते हैं, है ना। और ये भी बहुत ज़रूरी है फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, वो कहाँ से आ रहे हैं। हो सकता है वो आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनके पास से भी सर्विसेज को चेक करके आ रहे हों और कंपेयर करने की कोशिश करें। तो हमेशा कस्टमर को हमने प्रॉपर वे में ही आंसरिंग करनी है। जैसे कि हमने ये कि प्रॉपर वे में रिमेन पोलाइट, स्माइलिंग फेस के साथ कोई किसी क्वेश्चन का आंसर देना है ना, कभी भी उन पे भड़कना नहीं है, कभी भी रूड बिहेवियर नहीं शो करना, अदरवाइज इट विल इफ़ेक्ट योर बिजनेस। तो बिजनेस को ये इफ़ेक्ट करेगा ही। PC8 अलर्ट अदर टू रिपीटेड कमेंट मेड बाय द कस्टमर। समटाइम क्या होता है कि कस्टमर बहुत आयरेट होता है, समटाइम बहुत रूड बिहेवियर शो करता है और वो ना रिपीटेड बार बार एक ही बात को के ऊपर कमेंट करता रहता है कि आपकी सर्विसेज ऐसी हैं, आपकी सर्विसेज नेगेटिव इफेक्ट शो करने हैं। तो इन दैट केस अगर कस्टमर आयरेट है, रूड बिहेवियर शो कर रहा है, तो इस केस में क्या है बार बार एक ही बात को लेकर कमेंट कर रहा है, तो इस तरह के केस को बहुत ही टैक्टफुली और हैंडल बहुत ही केयरफुली करना है और ज़रूरत पड़े तो एक्स्ट्रा अटेंशन देने की ज़रूरत है। बिकॉज़ अगर कस्टमर जो है बार बार एक ही कंप्लेंट या क्वेरीज लेकर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, आपको ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर। सो इसके लिए क्या है इसको टैक्टफुली केयरफुली हैंडल करना है और ज़रूरत पड़े तो एक्स्ट्रा अटेंशन भी देनी है, ताकि कस्टमर को ये फील हो कि कस्टमर को जो है उसकी क्वेरीज या उसकी कंप्लेंट या उसकी सर्विसेज को लेकर उसके ध्यान दिया जा रहा है। So PC9 is take action to improve the reliability of his her service based on customer comment। So किस तरह से कस्टमर के कमेंट पे हम अपनी सर्विस की रिलायबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए क्या है ऑलवेज़ डू योर बेस्ट। आप हमेशा अच्छा देने की कोशिश करनी है। जैसे कि हमने बताया था कि क्या है कि कस्टमर जो है उसको वैल्यूएबल रिस्पेक्ट देनी है, उसको ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, है ना। उसको ऐसा फील होना चाहिए कि नहीं उसकी जो क्वेरी है, उसका जो कमेंट है उसके ऊपर गौर किया जाता है, ठीक है। बी रिसेप्टिव ऑफ अनयूजुअल नीड। समटाइम कस्टमर ऐसी अपनी नीड्स जो उसकी एक्सपेक्टेड होती हैं वो ऐसी नीड्स होती हैं जो अनयूजुअल होती हैं। अनयूजुअल मतलब बिल्कुल हट के होते हैं, मार्केट में हो सकता है वैसा प्रोडक्ट ना अवेलेबल हो, वैसी सर्विस अवेलेबल ना हो, है ना। सो उनके लिए अनयूजुअल नीड्स को भी ध्यान में रखना है। द रीज़न इज़, है ना, कि सम टाइम कुछ ऐसी कस्टमर बातें कर देते हैं जो कि कहीं ना कहीं हेल्पफुल होती है। मे भी हो सकता है हम ये फीडबैक जो कस्टमर दे रहा है थ्रू कमेंट, इसको हम फ्यूचर में इसके बारे में सोचकर इससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में अवेलेबल हो, शायद हमें ना पता हो, तो ये चीज़ हो सकती है। अकोमोडेटिंग, हमेशा ये कोशिश करनी है कि जो रूड बिहेवियर या जो इरिटेटिंग कस्टमर होते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा कमेंट करें, एक्सेस में ओवर टॉकेटिव बिहेवियर के कस्टमर्स हैं, तो उनको एकोमोडेट करने की अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स अगर आपके पास नहीं हैं तो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट या उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट दिखाना है, सो दैट कि वो एकोमोडेट करें, वो रियली फील करें कि जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा बढ़िया जो है प्रोडक्ट, उनको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करो, सो दैट कि उनको फीलिंग हो कि जिनको जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उससे बेस्ट उनको सर्विसेज मिल रही हैं। सो इस तरह से आप जो हैं अपनी सर्विसेज को और ज़्यादा रिलायबल बनाने के लिए इम्प्रूव कर सकते हैं।
PC10, monitor whether the action taken has improved the service given to the कस्टमर, है ना। अगर जो भी आप सर्विसेज कस्टमर को दे रहे हैं, है ना, अगर वो इम्प्रूव्ड हुई हैं तो उसके लिए एक्शन कैसे लिया जाए, कि हाँ कैसे पता चले कि इसका जो फीडबैक है जो वो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट नज़र आ रहा है। तो रिमेंबर टू आस्क योर कस्टमर, अपने कस्टमर को हमेशा पूछो कि आपको हमारी सर्विसेज कैसी लग रही हैं, उससे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जानने के लिए, है ना, कस्टमर सर्वे करो, मार्केट सर्वे करो, देन कस्टमर से फीडबैक लो, रेटिंग, आज की डेट में रेटिंग करवाई जा रही है, जैसे ऐप भी इंस्टॉल करते हैं आप मोबाइल पे तो रेटिंग करवाई जाती है, जिससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि हमारी जो इम्प्रूव्ड सर्विसेज हैं जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो कितना उसका इम्पैक्ट जो है वो आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या है मॉनिटर कर सकते हैं इन चीज़ों को। Now element 3 is use recording system to maintain reliable customer service। अब जो हम रिलायबल कस्टमर सर्विस दे रही हैं उसके लिए किस तरह से रिकॉर्डिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है, कि कस्टमर का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है। तो इसमें है हमारे पास PC11। PC11 is record and store customer service information accurately following organizational guidelines. PC12 has select and retrieve customer service information that is relevant, sufficient, and in an appropriate format. PC13 is quickly locate information that will help solve a customer's query. PC14 simply accurate customer service information to other using the most appropriate method of communication। So total 4 performance criteria इस एलिमेंट के अंदर हैं। तो स्टार्ट करते हैं PC11 से। रिकॉर्ड एंड स्टोर कस्टमर सर्विस इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल गाइडलाइंस। सो कहीं ना कहीं हर कस्टमर की अलग अलग नीड्स होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, परसेप्शन होती हैं किसी भी सर्विसेज को लेकर। सो जो भी आप कस्टमर की इंफॉर्मेशन, जब भी आप कोई सर्विस डिलीवरी कर रहे हो तो आप क्या है उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है, जो गाइडलाइंस बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग नोट करो। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम एजुकेशनल सर्विस की बात कर रहे हैं कि आप लोग जो हैं स्कूल या कॉलेजेस में एडमिशन्स लेते हैं, तो आप क्या हैं उनके कस्टमर हैं, तो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करने से पहले आपको प्रॉस्पेक्टस में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो वो क्या है, कस्टमर जो है, जो एक रिटेलर है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है प्रॉस्पेक्टस के थ्रू कि किस तरह की सर्विसेज है, क्या उसके चार्जेस हैं। तो आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं फिल करते हैं उनकी सर्विसेज लेने के लिए। तो उसमें जो कॉलम बने होते हैं लाइक जेंडर वगैरह, जो भी कॉलम बने होते हैं आपकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन बने, वो एज़ पर ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस होती हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने +2 में एडमिशन लेना है, तो एडमिशन लेने के लिए मुझे +1 में क्लियर पास होना चाहिए, मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है किसी भी कोर्स में वो होनी चाहिए। तो हम जो हैं वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं जिससे हमें ये पता चल सके कि आप जो है 10+1 को 11th क्लास में स्टैंडर्ड में आप जो है पास हो चुके हैं और आपने पर्टिकुलर स्कूल या कॉलेज से आपकी एज इतना है, तो ये इस तरह की इंफॉर्मेशंस ली जाती हैं। तो ये जो हैं प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस होती हैं, उसी के अंडर वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ली जाती हैं और वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशंस। Now PC12 select and retrieve customer service information that is relevant, sufficient and in appropriate format। सो जनरली जो कस्टमर से इंफॉर्मेशंस ली जाती हैं वो हर ऑर्गेनाइजेशंस के अपने अपने फॉर्मेट्स होते हैं और उन फॉर्मेट्स पे ली जाती है जनरली, जैसे नेम, एज, जेंडर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडीज़, इस तरह से डिटेल ली जाती है। जैसे हम बात कर रहे थे कि आपने एडमिशन्स लेना है, अभी कॉलेज फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है या आपने +1 में एडमिशन लेना है, तो आपसे क्या है रेलेवेंट इंफॉर्मेशंस ली जाएंगी और उस कॉलेज या स्कूल का अपना एक फॉर्मेट होता है जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशंस हैं उस फॉर्मेट में ली जाती हैं, ताकि क्या है फ्यूचर में हमें अगर आपकी कोई भी डिटेल्स चाहिए हों, है ना, तो हम जो है उन फॉर्म से कलेक्ट कर सकें, उस फॉर्म से, उस डेटाबेस से हमें कलेक्ट किया जा सके ईजिली। Now PC13 quickly locate information that will help solve a customer query। अब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि हम किस तरह से इंफॉर्मेशन को क्विकली फाइंड आउट करें जो कि हमारे लिए रेलिवेंट है, ये कस्टमर की क्वेरी को सुनने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो उसके लिए क्या है, कस्टमर को ध्यान से सुनना है, लिसन अटेंटिवली,
जो भी इंफॉर्मेशंस आपको चाहिए वो उनसे पूछनी है आपने। अगर ज़रूरी पड़े तो पैराफ्रेज कीजिए, उसको समराइज़ कीजिए, और जो भी डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड हैं, या अगर आपको जैसे फॉर्म भरना पड़ता है, या आपको जो है रजिस्टर लगा हुआ है, क्वेरी हैंडलिंग का रजिस्टर है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो कस्टमर से लीजिए। तो हम जो हैं, जो इंफॉर्मेशंस हमारे पास आएंगी उसके बेस पे हम कस्टमर की क्वेरी को ईज़िली सॉल्व कर लेंगे, और ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगी। PC14, supply accurate customer service information to the other using the most appropriate method of communication. So कस्टमर की क्वेरी को सॉल्व करना, रिस्पॉन्ड करना एक बहुत ही वाइटल प्रोसेस है कस्टमर सर्विसेज में। और ये जो कस्टमर सर्विसेज कभी भी जो दी जा रही है, वो इंफॉर्मेशंस हो सकता है मे बी अलग अलग डिपार्टमेंट से, किसी ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग डिपार्टमेंट से लिंक रखती होती हो सकती है। सो समटाइम क्या ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जाता है बाय मीन्स ऑफ मेल्स, और समटाइम बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर मीडिया के थ्रू। सो इसके लिए क्या है, सबसे एक्यूरेट मीडिया जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, वो रिक्वायर्ड होता है। तो उस इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें, इनको एक्यूरेट इंफॉर्मेशंस क्या क्या हो सकती है, जैसे टारगेट ऑडियंस क्या है, कितना जो है कोई स्पेंड कर सकता है इस पे, इस सर्विसेज को लेने के लिए, देने के लिए कितने खर्चा आ सकता है, काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी, किस तरह की इंफॉर्मेशन मुझे दूसरे लोगों को सेंड करनी है, सो दैट कि क्या है ना, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो प्रॉपर वे से, प्रॉपर चैनल से उस तक पहुँचें, और वो कस्टमर को की जो भी सर्विस इंफॉर्मेशंस हैं उसको फुलफ़िल कर सकें, जो भी कस्टमर की सर्विसेज जो रिक्वायर्ड है उसको पूरा कर सके। सो इस तरह से हम क्या हैं, एक एक्यूरेट कस्टमर सर्विस इंफॉर्मेशन को अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन से हम इसको सेंड कर सकते हैं। ये मेल्स भी हो सकती हैं, या तो थ्रू सम पोर्टल्स, सम लिंक्स हो सकती हैं, सम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो सकती है, थ्रू मैसेजेस हो सकती है, थ्रू रिटर्न हो सकता है, कुछ भी मीडिया हो सकता है। सो इसका बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं घर से जो हूँ पिज़्ज़ा का ऑर्डर करता हूँ, तो पिज़्ज़ा हट वाले क्या करते हैं, जैसे ही वो कॉल अटेंड करेंगे, ग्रीट करने पोलाइट वे में बात करेंगे, और मेरे से इंफॉर्मेशन लेंगे कि हमारे पास कौन, मैं जैसे उनसे क्वेरी करता हूँ कि किस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं अवेलेबल हैं आपके पास। सो वो क्या है, हम अपने हर टाइप के पिज़्ज़ाज़ की डिटेल्स देंगे, विद प्राइस डिटेल देंगे। देन मैं ऑर्डर करता हूँ लाइक लार्ज साइज़ कॉर्न पिज़्ज़ा, ठीक है, या फैमिली साइज़ कॉर्न पिज़्ज़ा, और 600 का पेमेंट होता है। सो वो मुझसे पूछेंगे कि सर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं या कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हैं। देन वो मेरे से कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरी लेंगी, सो दैट कि जो भी सर्विस डिलीवरी बॉय होगा वो मेरे घर तक कैसे पहुंचेगा, पिज़्ज़ा की डिलीवरी कैसे करेगा। तो उसके लिए क्या है, वो प्रॉपर वे से चैनल उन्होंने रखा है कि वो सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन मेरे से कलेक्ट करेंगे वो अपने रजिस्टर में नोट करेंगे। नोट करने के बाद जो है प्रॉपर चैनल, जब हम बात कर रहे हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, और बात कर रहे हैं एक्यूरेट कस्टमर सर्विस इंफॉर्मेशन टू अदर। अदर का मतलब यहाँ पे क्या है, एक तो मैंने जो इंफॉर्मेशंस जो प्रोवाइड की है वहाँ पे थ्रू चैनल है ना, अपने मोबाइल फ़ोन से पिज़्ज़ा हट को, तो वो उन्होंने नोट किया है। नोट करने के बाद क्या है, उन्होंने जो है वो जो इंफॉर्मेशंस हैं, अब जैसे ऑर्डर दिया तो वो बनने के लिए टाइम लेगा, तो टाइम का जो मान लो कि 20 और 40 मिनट्स तक वो टाइम बनने के लिए लेता है। तो वो जो है उस पिज़्ज़ा का कुकिंग जो होगा, जो बनेगा, मेकिंग जो होगा, वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में चला जाएगा कि इनको कॉर्न का फैमिली साइज़ पिज़्ज़ा चाहिए, है ना। तो वो उस डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन फ्लोट हो जाएगी, बिकॉज सारी इंफॉर्मेशन, अब उनको कोई मतलब नहीं है कॉन्टैक्ट डिटेल से, जो किचन डिपार्टमेंट है उसको कोई मतलब नहीं है मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल से। उनको मतलब है कि हाँ, किसी का ऑर्डर आया हुआ है तो वो उसमें कॉर्न पिज़्ज़ा मांगा हुआ है, तो कॉर्न पिज़्ज़ा के लिए वो इन्फॉर्मेशन जो है एक्सट्रैक्ट करके वो चलेगी इन्फॉर्मेशन किचन डिपार्टमेंट में। जब वो ऑर्डर रेडी हुआ तो अगेन अब इंफॉर्मेशन आती है कि डिलीवरी बॉय को, तो डिलीवरी बॉय को मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जाएंगी, है ना। कॉन्टैक्ट डिटेल्स और पैसे जो है, पेमेंट हो चुकी है या बिल्स देना है डिलीवरी बॉय को, और रिसीविंग लेनी है, तो ये सारी डिटेल्स जो हैं डिलीवरी बॉय को दी जाएंगी। अब यहाँ पे क्या है कि जो कुकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो कुकिंग डिपार्टमेंट को गई, और डिलीवरी से रिलेटेड जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह जो है, मेरा एड्रेस जो है वो
जो है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में डिलीवरी बॉय के पास गया है ना, और जब डिलीवरी बॉय ने मुझे कांटेक्ट किया, मुझसे जो है पेमेंट ली और रिसीव किया मैंने, उसके बाद जो है उसने फर्दर इन्फॉर्म करेगा कि हाँ डिलीवर हो चुका है, जो मेरे से फीडबैक लिया जाएगा मोबाइल के थ्रू। तो अलग अलग इंफॉर्मेशंस का जो है मेथड ऑफ कम्युनिकेशंस के थ्रू, अलग अलग मेथड ऑफ कम्युनिकेशंस के थ्रू ये इंफॉर्मेशन एक दूसरे में एक्सचेंज की जाती हैं, और ये बहुत वाइटल प्रोसेस है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द this is all about the nodes, that is how to provide the reliable services. Thank you from retail management skill classes by